हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम 8 नवंबर का करेंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। 8 नवंबर का दिन आपको याद होगा, ये दिन बहुत ही यादगार दिन था क्योंकि इसी दिन नोटबंदी हुई थी। नोटबंदी कब हुई थी ये आप बताएंगे। ओके, आज का थॉट है, जितना अध्ययन करते हैं उतना ही हमें अपने अज्ञान का अभ्यास होता है। ये चीज़ आपने रियलाइज़ की होगी कि जब हम पढ़ते जाते हैं तो जैसे जैसे पढ़ने के बाद एक समय ऐसा आता है कि हमें ये एहसास हो जाता है कि अभी हमें बहुत कम आता है और हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो इसी अप्रोच को अपनाते हुए पढ़ते जाइए और जीवन में आगे बढ़ते जाइए। चलिए आज का करंट अफेयर पढ़ते हैं। पहली जो न्यूज़ है वो है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को मनाते हैं। ओके, फिर कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। ये हमने पहले जो स्टडी वाली क्लासेस पढ़ी है कि कौन सी ब्रांच कौन सी कहलाती है, उसमें पढ़ा हुआ था। फिर कुछ कैंसर से रिलेटेड फैक्ट हैं कि जो सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन बनी है उसका नाम क्या है? क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। क्या नाम है इसका? क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। इसको किसने बनाया है? तो इसको बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम आपने कोविड के टाइम पर बहुत अधिक सुना होगा क्योंकि जो वैक्सीन बनी हुई थी जिसका नाम क्या था? कोविशील्ड। तो जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसको बनाने वाली कंपनी कौन सी थी? तो उसका नाम था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। यह क्वेश्चन आया है पेपर में, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। फिर स्टडी ऑफ ब्लड कैंसर, अगर ब्लड कैंसर का अध्ययन करना है तो उसे क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ल्यूकेमिया। जो ब्लड कैंसर का उपचार होता है उसमें कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है। तो इतने पॉइंट्स हैं कैंसर से रिलेटेड। और कैंसर में क्या होता है? जो कैंसर डिसीज़ होती है उसमें जो सेल होती है उसकी अनियमित वृद्धि होने लगती है। मीन्स अनकंट्रोल जो ग्रोथ होती है सेल में वो होने लगती है, तो उसी को कैंसर कहा जाता है। ओके, सेकेंड न्यूज़ है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला कहाँ पर रखी है? ये क्या है? वैदिक घड़ी है। इसकी आधारशिला रखी गई है उज्जैन में। जो महाकाल जी की नगरी है उज्जैन, उज्जैन किस नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे है। कौन सा शहर भारत का किस नदी के किनारे है? इसका वीडियो मैंने कल अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, जो जीवाजी वेधशाला है ये उज्जैन में है, वहीं पर ये दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का आधारशिला रखी गई है। इसका निर्माण 1719 में हुआ था। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई जयसिंह ने करवाया था। जो सवाई जयसिंह राजा थे जिन्होंने जंतर मंतर बनवाया था। भारत में बहुत सारी जगह जंतर मंतर है, जैसे जयपुर में भी जंतर मंतर है, उज्जैन में भी है। इस तरीके से हमें याद रखना है कि पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला कहाँ पर रखी है? उज्जैन में रखी है। फिर महाकाल लोक कॉरिडोर का नाम आपने सुना ही होगा। महाकाल लोक कॉरिडोर कहाँ बन रहा है? तो ये भी उज्जैन में बन रहा है, तो इसको भी याद रखिएगा। ओके, फिर नेक्स्ट न्यूज़ है जो कल बहुत अधिक चर्चा में रहा, और इसको आप मोस्ट आईएमपी लगा लीजिए फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एंड इंटरव्यू, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे जो भी नेक्स्ट एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपको ज़रूर पूछा जाएगा। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आंसर तो बहुत सिंपल सा है कि ये ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। ईडब्ल्यूएस क्या है? कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य वर्ग के लोग हैं वो किस में आते हैं? वो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ओके, फिर जो 2019 में, इसको थोड़ा आप समझ लीजिएगा, 2019 में अमेंडमेंट हुआ था जिसमें ये बोला गया था कि जो लोग ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं उनको 10% रिजर्वेशन मिलेगा। किस किस चीज़ में मिलेगा? तो जो प्रवेश है, मीन्स जैसे कि एजुकेशन में मिलेगा और नौकरी में मिलेगा। तो इसके तहत क्या ऐसे ही मिल जाएगा? क्योंकि जो संविधान में हमें पहले से रिजर्वेशन मिल रहा है तो वो हमें आर्थिक रूप पे तो मिल नहीं रहा है सामान्य वर्ग को। वो केवल किसके लिए था? एसटी के लिए है, एससी के लिए है, ओबीसी के लिए है और महिलाओं के लिए है। लेकिन ये एक नया प्रोविज़न है, तो इसके लिए आर्टिकल नंबर 15(6) और आर्टिकल नंबर 16(6) में इसको जोड़ा गया। तो आर्टिकल 15(6) याद रखना है आपको, और आर्टिकल 16(6) याद रखना है।
इन दोनों आर्टिकल को जोड़ा गया और इसमें क्या बोला गया कि जो ईडब्ल्यूएस है उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन फिर कुछ स्टेट ने और कुछ व्यक्तियों ने याचिकाएं लगाई कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बोला कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हनन करता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हनन करता है और जो 50% रिजर्वेशन की लिमिट है उसको भी एक्सीड करता है, क्योंकि अगर 10% आरक्षण मिल जाएगा तो टोटल 60% आरक्षण हो जाएगा, जो कि संविधान की भावना के खिलाफ है। तो अभी कल इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है, जजमेंट आ चुका है, जिसमें 3-2 के अनुपात से ये डिसीजन पास हुआ है। जो 5 जजों की पीठ थी उसमें जो 3 जज हैं उन्होंने कहा है कि ये जो 2019 में अमेंडमेंट हुआ था 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये किसी भी तरीके से इलीगल नहीं है और ना ही ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं से उसके खिलाफ है। तो अब ये 3 और 2 रेशो के डिसीजन से पास हो गया है। और इसमें जो मुख्य जो सीजेआई थे वो कौन थे, तो उनका नाम था यूयू ललित। तो जो यूयू ललित है और जो भट्ट जस्टिस थे उन्होंने इसका अपोजिशन में जजमेंट दिया है। इतना सब हमें नहीं पता है, लेकिन बस ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये 10% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने अब लागू कर दिया है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई रोकथाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये पास होता है। ओके, और अगर आपको इस मुद्दे को और अच्छे से समझना है तो मैंने कल पूरा इस पे एक लेक्चर बनाया है 10 मिनट का, आप ज़रूर देख लीजिए कि किस तरीके से ईडब्ल्यूएस को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर स्टैटिक पार्ट देखते हैं कि जो 49वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो कौन है, सीजेआई, उनका नाम है यूयू ललित। और जो 50वें नंबर के बनेंगे उनकी घोषणा भी हो चुकी है, उनका नाम है डीवाई चंद्रचूड़। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है। इसी में एक और पॉइंट है कि जो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस है ये कब आया था, तो ये 1992 में आया था। और इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था कि किसी भी तरीके से जो 50% से अधिक आरक्षण है वो नहीं दिया जा सकता, ये आरक्षण की लिमिट थी। लेकिन बहुत सारे स्टेट में इससे अधिक आरक्षण हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा जाता है, यही चल रहा है। अभी ओबीसी रिजर्वेशन का मुद्दा तो आप सभी परिचित ही होंगे। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है वर्ल्ड ट्रेड मार्केट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। अब वर्ल्ड ट्रेड मार्केट क्या है, देखिए जो कोविड आया था तो टूरिज्म है उसके कारण बहुत अधिक इफेक्ट पड़ा था बहुत सारी कंट्री में। तो अभी ये वर्ल्ड ट्रेड मार्केट जो है ये फिर से आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है, तो इसका आयोजन लंदन में किया जा रहा है। कब से कब तक किया जाएगा, तो 7 से लेके 9 नवंबर तक किया जाएगा। फिर इसकी थीम है द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ, द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ, क्योंकि अब जैसे जैसे कोरोना वायरस का खतरा कम हुआ है तो जिन देशों में जो ट्रेड और टूरिज्म होता था उनको अब धीरे धीरे वो पटरी पर लाने का कार्य कर रहे हैं। अब ये कहाँ हो रहा है, लंदन में हो रहा है। अब ब्रिटेन के पीएम अभी अभी नियुक्त हुए हैं तो उनका नाम हमें पता होना चाहिए, उनका नाम क्या है, ऋषि सुनक। और ये किस पार्टी से हैं, ये कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, जो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी है, इसके हेड कौन बने हैं, तो इसके हेड बने हैं किशोर कुमार। ओके, बस इनका नाम बस याद रख लीजिए आप कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के हेड बने हैं किशोर कुमार। अब ये तो ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये अवश्य ही पूछा जाएगा कि वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन हैं। तो इनका नाम है आर वेंकटरमन। इसके पहले जो बने थे वेणुगोपाल जी कुछ समय के लिए बने, उनको चेंज किया गया। वर्तमान में कौन है, आर वेंकटरमन, याद रखिएगा ये। फिर सीवीसी कौन है, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के हेड कौन है, सुरेश एन पटेल, उनका नाम है सुरेश एन पटेल। सीबीसी किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर कब बना था, तो सीबीसी बना था संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर। 1962 में संथानम कमेटी बनी थी और फाइनली सीबीसी का निर्माण 1964 में किया गया था, ये याद रखिएगा।
फिर इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाते हैं, तो 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाते हैं और ये कौन मनाता है, ये यूनेस्को मनाता है। यूनेस्को के बारे में हम बहुत डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं। फिर अभी वर्तमान में यूनेस्को के अंतर्गत भारत में कितनी हेरिटेज साइट है, तो उनकी संख्या है 40। और जो 40वें नंबर का जो स्थल है उसका क्या नाम है, उसका नाम है धोलावीरा। धोलावीरा का संबंध किस सभ्यता से है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ओके, अब देखते हैं कुछ और क्या पॉइंट्स हैं। फ्रांसीसी सरकार ने सेवेलियर पुरस्कार किसको दिया है। सेवेलियर पुरस्कार ये फ्रांस का पुरस्कार है और फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने ये किसको दिया है, ये भारत की एक बहुत ही प्रमुख संगीतकार है जिनका नाम है अरुणा साई राम। अरुणा साई राम। और इनका संबंध कहाँ से है, तो ये कर्नाटक की हैं। इनको मध्य प्रदेश में जो कालिदास अवार्ड मिलता है वो भी मिल चुका है, तो काफ़ी फेमस सिंगर हैं ये। अब लीजन ऑफ द ऑनर, अब हम इसको यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये भी फ्रांस का एक महत्वपूर्ण सम्मान है। लीजन ऑफ द ऑनर, ये अवार्ड किसको मिला था, ये अवार्ड लता मंगेशकर जी को मिला था। ओके, अब पहला दीनानाथ पुरस्कार, दीनानाथ मंगेशकर कौन है, दीनानाथ मंगेशकर के नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है, ये लता मंगेशकर जी के पिताजी हैं। तो पहला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, चूंकि ये पहला है और मिला है प्रधानमंत्री जी को, इसलिए हमें ये याद रखना है। पहला दीनानाथ पुरस्कार किसको मिला है, तो वो नरेंद्र मोदी जी को मिला है। ओके, आई होप आपको ये सब याद हो रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। फिर एशियाई महाद्वीप शतरंज टूर्नामेंट 2022 का पहला महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है। अब देखिए, शतरंज टूर्नामेंट है ये और एशिया कॉन्टिनेंट का है, और किसको मिला है, महिला वर्ग को मिला है। तो किसको किसको मिला है, ये पीवी नधिंदा, इनका नाम है पीवी नधिंदा। नधिंदा हैं ये, पीवी बस याद रखिए आप, पीवी सिंधु जैसे बैडमिंटन में इतनी अधिक फेमस है, वैसे ही शतरंज में फेमस कौन है, पीवी नधिंदा। और आर प्रज्ञानंद, आर प्रज्ञानंद का नाम आपने अवश्य सुना होगा। इनका संबंध भी चेस से है, और जो मेल की चैंपियनशिप, ओपन चैंपियनशिप हुई थी, तो उसका खिताब किसने जीता था, वो जीता था आर प्रज्ञानंदा ने। ओके, फिर 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पर किया गया, 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई में हुआ है। फिर उबेर कप और थॉमस कप, आपसे कभी कभी ऐसे स्टैटिक फैक्ट स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं कि उबेर कप और थॉमस कप का संबंध किससे है, तो इसका संबंध बैडमिंटन से है। और थॉमस कप तो भारत ने जीता है, तो ये आपसे पूछ ही सकता है। और उबेर कप किसने जीता था, ये साउथ कोरिया ने जीता था। फिर माइंड मास्टर के नाम से, माइंड मास्टर किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये विश्वनाथन आनंद जो है, इनकी क्या है, बायोग्राफी है। तो इनको आप याद रखिएगा माइंड मास्टर। फिर देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे कहाँ पर बना है, ये क्या होता है, डबल डेकर एक्सप्रेस वे, ये बना है कहाँ पर, नोएडा में बना है। और ये कितने किलोमीटर है, ये 24.5 किलोमीटर है। फिर एक क्वेश्चन आया है, ये एसएससी में भी पूछा गया और भी एग्जाम में आता है कि जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है उसको कौन काटता है, तो यहाँ पर आता है झांसी। ये आप बहुत अच्छे से याद रखिए, झांसी जो है वो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एक दूसरे को काटते हैं, कहाँ पर, झांसी में। फिर NH7 जो सबसे बड़ा, सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है, तो पहले NH7 था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया है। इसका आंसर है NH44। याद रखिएगा, NH7 का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, NH44। फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये अभी जब बहुत अधिक बरसात हुई थी तो बहुत चर्चा में रहा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था, ये बना है उत्तर प्रदेश में, और इसकी जो लंबाई है वो 296 किलोमीटर लंबा है। और अभी क्या हुआ था, जब बहुत अधिक बारिश हुई थी तो 2 दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ था, और जब बारिश हुई तो 2 दिन बाद ये टूट भी गया था, इसलिए बहुत चर्चा में रहा था। फिर सबका फेवरेट क्रिकेट से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि एक वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये एक भारतीय खिलाड़ी हैं जिनका नाम है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव जो है, ये एक वर्ष में
1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। क्या इसके पहले भी किसी खिलाड़ी ने इतने रन बनाए हैं? तो हाँ, उनका नाम है मोहम्मद रिजवान। ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं मोहम्मद रिजवान। इन्होंने भी एक वर्ष में T20 में 1000 रन बनाने वाले ये खिलाड़ी बने थे। तो अभी तक जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर हैं क्रिकेट के, उसमें केवल 2 ही खिलाड़ी ऐसे हुए हैं जिन्होंने एक वर्ष में T20 में 1000 रन बनाए हैं। 2 नाम कौन कौन से हैं? पहला नाम है मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के हैं, और भारतीय खिलाड़ी पूछेगा तो आंसर क्या आएगा? सूर्य कुमार यादव। लेकिन बिना कंफ्यूज हुए एक चीज़ और हमें यहाँ पर याद रखना है, हम विराट कोहली को कैसे भूल सकते हैं? तो देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले प्लेयर का नाम क्या है, तो आंसर इज विराट कोहली। लेकिन यदि अगर वो एक वर्ष में पूछता है, 1 ईयर में पूछेगा T20 में 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी, तो वो सूर्य कुमार यादव हैं। और अगर सर्वाधिक पूछेगा कि सर्वाधिक रन T20 में किसने बनाए हैं, तो आंसर होगा विराट कोहली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर रणजी ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट का टूर्नामेंट है, और ये किसने जीता है? ये मध्य प्रदेश ने जीता है, और पहली बार जीता है। और जब भी कोई चीज़ पहली बार होती है तो उसके पेपर में आने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। फिर 15वां IPL, मैंने कल भी पूछा था, कुछ लोगों ने आंसर दिया था। 15वां IPL इस बार जो हुआ था, और उसका विजेता कौन है? गुजरात है। और इस बार जो 15वें IPL में जो कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो 10 टीमों ने भाग लिया था। फिर IPL में पर्पल ट्रॉफी होती है और ऑरेंज ट्रॉफी होती है। अब आप सभी IPL देखते हैं तो आपको पता ही होगा। तो पर्पल ट्रॉफी किसने जीती और ऑरेंज कैप किसने जीता? ये दोनों आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर एक अभ्यास हुआ है, समुद्री भागीदारी अभ्यास है, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया की नेवी की एक्सरसाइज है। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया है। याद रखिएगा ये। ओके, तो ये आज के करंट अफेयर थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कुछ पॉइंट, जैसे वैदिक घड़ी वाला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। 103वां संविधान संशोधन कब हुआ, कैसे हुआ, क्या वर्डिक्ट आया है इसमें, कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाते हैं। तो ये आज का करंट अफेयर था। आप इसको 1 से 2 बार सुन लेंगे, आपको याद हो जाएगा। और इसी तरीके से हम स्टैटिक फैक्ट को इंक्लूड करते हुए करंट अफेयर पढ़ते जाएंगे। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।